जो बुनियादी चीज़ है कि पत्रकार की पत्रकारिता में अब एक डर बैठा हुआ है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारे कार्रवाइयाँ हो सकती है। और जो पत्रकार के मालिक है उनका ये डर है कि हमारा पहले तो एडवर्टीजमेंट सरकार से बहुत आती है, ख़ास तौर से जो रीजनल प्रेस है उसका इकोनॉमी काफ़ी हद तक सरकारी विज्ञापनों से चलता है। तो ये सब की डिफेंस अगर करनी है तो हमें दो चीज़ हमें करनी पड़ेगी पत्रकारों के रूप में कि कैसे हमारे सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइज्ड हो सके, ताकि क्योंकि ये अगर हम नहीं कर पाए तो लंबे अरसे तक ये संघर्ष इंडिविजुअल लेवल पे चल नहीं सकता। हकीकत ये है कि जब आपका दुश्मन संघबद्ध है तब आपको भी संगठित होना पड़ेगा। ये जिंदा रहेगा जब तक हमारा कलम बंद नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि कलम बंद होना आसान नहीं है, ख़ास तौर से आज के तारीख पे जब कलम के साथ सेलफोन भी जुड़ गया है, जो सोशल मीडिया के तहत जो बड़े जल्दी चीज़ें पहुंचता है उसमें ख़तरा भी है, उसमें प्रोटेक्शन भी है, दोनों चीज़ है। पर यह जो है इसीलिए आज के तारीख पे आवाज़ को बंद करना इतना आसान नहीं है जो पहले था। तो इसीलिए उनके प्रयास जो है कानून का इस्तेमाल करना, FIR दर्ज करना, मानहानि मामला जो है वो करना, उसके साथ साथ क्रिमिनल ऑफेंसेस क्लेम करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त इसीलिए भी चल रहा है कि आवाज़ बंद नहीं हो रहा। मैं सोच रहा था कि दूसरों को पहले सुनने के बाद मैं बोलूं ताकि थोड़ी सी हमारी प्रिपरेशन उसी से हो जाए। है, मैं जब रिक्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजर्स ने कि इस पे बोले तो मैं इसको मना नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें हमारा एक ख़ास पर्सनल बात भी है कि इरफान महराज, जिसकी जिक्र आपने की है अभी, वो और हम एक ही वार्ड में बंद थे, रोहिणी जेल में, और उसकी शादी के मेरे ख्याल से 2 महीना पहले, 2 महीना बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो और सब चीज़ों को छोड़ के ये जो इनह्यूमन सी एक बात है कि इन चीज़ों पे भी कोई ध्यान नहीं है। मेन चीज़ है कि लोगों के कैसे त्रस्त किया जाए ताकि उनका कलम जो है वो बंद हो जाए। बेसिक जो लगता है इस तरह का रिप्रेशन का जिस तरह से चल रहा है, हालांकि अभी सिर्फ 3 ही बंद है, माशाल्लाह, और भी ना बढ़ जाए संख्या, एक घटे, ठीक है ना। So hopefully the numbers will go down as the fight continues, both legally and otherwise. But जो बुनियादी चीज़ है कि पत्रकार की पत्रकारिता में अब एक डर बैठा हुआ है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारे कार्रवाइयाँ हो सकती है। और जो पत्रकार के मालिक है उनका ये डर है कि हमारा पहले तो एडवर्टीजमेंट सरकार से बहुत आती है, ख़ास तौर से जो रीजनल प्रेस है उसका इकोनॉमी काफ़ी हद तक सरकारी विज्ञापनों से चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, और आज के तारीख पे क्योंकि सोशल मीडिया हम कहते हैं, पर वो सोशल मीडिया की नींव जो है वो तो मल्टीनेशनल्स है, उनकी एडवर्टीजमेंट की रेवेन्यू जो होता है उसका बहुत कम संख्या जो क्रिएट करते, जो इन्फ्लुएंसर्स समझते हैं अपने आप को, उनको बहुत कम हिस्सा मिलता है। 90% हिस्सा, वो कहते हैं 50% 40%, पर एक्चुअली 90% हिस्सा उन्हीं के पास रहता है। तो इसलिए जो रीजनल पत्रकार थे, तो छोटे छोटे अखबारों में काम करते थे, जिन पर एक्चुअली हमला, जो हम शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते, उन पर जो हमला होता है वो कम से कम पब्लिक हो जाता है,
फैल जाता है, उसकी प्रचार हो जाती है। और छोटे शहरों में, कस्बों में जो पत्रकारिता करते हैं उनकी प्रोटेक्शन और भी कम है। और इसीलिए वो तो लोकल दादा गुंडागर्दी जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो सरकार है, जो केंद्र सरकार नहीं पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनकी भी डंडा जैसे चलता है। इसीलिए उन पर दोनों तरफ से मार पड़ने की संभावना रहती है। और वहाँ कुछ होता है तो सॉलिडारिटी जिस तरह से बड़े शहरों में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि नेटवर्क बनी हुई है पत्रकारों के लिए, वो वहाँ इस तरह से हो नहीं पाता। इसीलिए जिसने अपनी मर्डर की जिक्र की, ये जो चीज़ें हैं जो हम लोगों को लगता नहीं फेस करना पड़ता है उस तरह से, हमारे पास सीधा सीधा स्टेट रिप्रेशन ही है, उन पर ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो खतरा स्टेट रिप्रेशन से भी कई जगहों पर ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारे तरफ से जो पत्रकार हैं, मैं तो खैर बूढ़ा हो चुका हूँ, नौजवान हैं वो सब करेंगे, पर जो लोग हैं हमें ये कोशिश करना चाहिए कि पत्रकारिता के करते हुए अगर कुछ लोग पर इस तरह से अटैक होता है तो हमारी सॉलिडारिटी कैसे हम जाहिर करें, ताकि उस सिर्फ सॉलिडारिटी नहीं पर उसका जो संघर्ष होता है कैसे उनको जेल से निकाले जाए, उसकी लीगल समर्थन, लीगल सपोर्ट कैसे करें। बहुत सारे वकील हैं मुफ्त पे काम करने के लिए तैयार है पत्रकारों के लिए, पर उनके साथ संबंध करके एक संघबद्ध तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे हम पत्रकारिता का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से हमारी एक अहम जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये हम नहीं कर पाए तो कलम धीरे धीरे चलना बंद हो जाएगा सही चीज़ों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो क्या कहेंगे हमारा जनवाद पर एक बहुत बड़ा खतरा जो है इस वक्त, कि कैसे जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है उसको कैसे बंद कर दिया जाए। ये कोशिश जो है जिसमें सरकारी प्रयास तो आपके सामने है ही, केसेस से लेकर बहुत सारे और भी परेशान करने के लिए बहुत सारे और भी औजार हैं। तो ये सब की डिफेंस अगर करनी है तो हमें दो चीज़ हमें करनी पड़ेगी पत्रकारों के रूप में, कि कैसे हमारे सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइज्ड हो सके, ताकि जो एक्चुअली अटैक फेस कर रहा है उसको हम कैसे समर्थन कर पाएँ, सिर्फ ज़ुबानी नहीं पर और भी तरीके से। बहुतों को घर की परेशानी होती है, सॉलिडारिटी के लिए हमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। लॉयर्स के पास अप्रोच करके उनको कैसे हम ब्रीफ करें, कैसे मदद कर सकते हैं लॉयर्स को, जो लॉयर्स मदद कर सकते हैं उनको हम कैसे मोबिलाइज करें, ये सब काम भी हमारा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर हम नहीं कर पाए तो लंबे अरसे तक ये संघर्ष इंडिविजुअल लेवल पे चल नहीं सकता। हकीकत ये है कि जब आपका दुश्मन संघबद्ध है तब आपको भी संगठित होना पड़ेगा। ये संगठित प्रेस फ्रीडम के लिए, लोगों की बोलने की आज़ादी के लिए और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के लिए, जो अभी भी कम से कम जुडिशरी कुछ डगमगा रही है अलग बात है, पर अभी भी कम से कम हमारे यहाँ पर का मानते तो है कि है। हकीकत में बहुत सारी चीज़ें हो रहा है जो प्रेस फ्रीडम पे अटैक है जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, पर अभी भी कानूनी तौर पे ये ख़त्म नहीं हुआ है और ये ज़िंदा रहेगा जब तक हमारा कलम बंद नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि कलम बंद होना आसान नहीं है, ख़ास तौर से आज के तारीख पे जब कलम के साथ सेल फोन भी जुड़ गया है, जो सोशल मीडिया के तहत जो बड़े जल्दी चीज़ें पहुंचता है, उसमें ख़तरा भी है, उसमें प्रोटेक्शन भी है, दोनों चीज़ है। पर यह जो है, इसीलिए आज के तारीख पे आवाज़ को बंद करना इतना आसान नहीं है जो पहले था।
इमरजेंसी की जब टाइम थी, आप लोग तो खैर ज़्यादातर यहाँ पर उस वक्त थे नहीं, तो ठीक है ना। तो 75 में प्रेस को बंद करने के लिए बिजली काटने काफ़ी था। अगले दिन प्रेस बंद हो गया, अखबार में कुछ नहीं छपा क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में बिजली नहीं थी, तो वो करना आसान था। तो आज के तारीख पे इंटरनेट को बंद करना आसान नहीं है, हो सकता है आसान नहीं है, तो इसीलिए उनके प्रयास जो है कानून का इस्तेमाल करना, FIR दर्ज करना, मानहानि मामला जो है वो करना, उसके साथ साथ क्रिमिनल ऑफेंसेस क्लेम करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त इसीलिए भी चल रहा है कि आवाज़ बंद नहीं हो रहा है। आवाज़ जो बंद नहीं हो रहा है, इतने चीज़ों के बाद, ये उनके लिए बड़ी परेशानी तकलीफ की बात है। पर ये नहीं समझना कि इसीलिए हम कोई जीत हासिल किए। लड़ाई अभी भी लंबी है, कठिन है, और नौजवान काफ़ी यहाँ बैठे हुए हैं। होपफुली दे विल कंटिन्यू द स्ट्रगल, which unfortunately in our generation we have not succeeded, because we have brought the country finally to a state where I have to say the same things which I would have done in 1975 during emergency. So the fact that we had a declared emergency then, and as people have been saying there's an undeclared emergency, but the kind of attacks are similar as well as dissimilar. These attacks are much wider. It's organized at different levels, not just the state. At that time, state was the main problem. राष्ट्र जो थी वो हमारे लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि उसी के तहत the depression was being carried out. So I think we have a different emergency then, not what we had a different emergency then, and what we now have is a different emergency. But the basic issues remain the same. How to fight injustice, how to fight against the overreach of the government, how to fight criminal activities of capital, and let's not forget that, and how to maintain that our solidarity and our pen still continues. Thank you.